हम सबका सपना होता है एज मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स कि हम आईएम बैंगलोर जैसे टॉप आईएम्स पहुंच पाए इवन आफ्टर 12th। एंड आईएम बैंगलोर हैज मेड इट पॉसिबल। एंड यस, यू आर गोइंग टू गो टू आईएम बैंगलोर इफ यू स्टडी वेल फॉर इट्स एप्टीट्यूड टेस्ट, बिकॉज उसके बलबूते आप पहुंच पाओगे आईएम बैंगलोर फॉर बीएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स और बीएससी ऑनर्स डेटा साइंस, दैट्स योर चॉइस। बट ये दोनों ही कोर्सेज से आई एम बैंगलोर इज ऑल्सो प्रॉमिसिंग एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड प्लेसमेंट्स। तो अगर आप ये अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करना चाहते हैं तो आपको अब से मेहनत करनी पड़ेगी फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट। लेकिन मेहनत का फल मिलेगा कि नहीं ये तो बात की बात है। पहले अपन बात करते हैं मेहनत कैसे करना है, क्योंकि दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी। क्योंकि हमें सिर्फ इतना मालूम है कि 4 सेक्शंस आने वाले हैं, जीके, इंग्लिश, मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि उनका क्या सिलेबस है, कितना जीके पढ़ना है, क्या जीके पढ़ना है, स्टैटिक बस पढ़ना है कि करंट भी पढ़ना है, हमें कुछ भी नहीं मालूम है। क्योंकि आई एम बैंगलोर ने कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी है। लेकिन सिर्फ 4 महीने बचे हैं एंड 4 महीने के लिए जो बेस्ट पोजिशन है हमारी वो ये है कि हम एटलीस्ट स्ट्रेटेजाइज करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। करेक्ट? कोई भी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती है क्योंकि। लेकिन देर आर मेनी मोर प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैथ्स आने वाला है। तो मैथ्स क्यों आने वाला है, कितना आने वाला है, ये समझना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। लेकिन फिर मैंने अपना दिमाग लगाया कि यार जब एलिजिबिलिटी में ही ये लिखा है कि 11th 12th में मैथ्स होनी चाहिए एंड उसमें 60% होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है दे आर एक्सपेक्टिंग एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल इन मैथमेटिक्स। तो ऑब्वियस सी बात है फिर हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स निकाले और हमको ये समझ में आया कि दिस माइट बी अ पेपर दैट इज एज डिफिकल्ट और एट पार विथ आईपी मैट एग्जाम। एंड उसके बेसिस पे आपको ये मालूम है वी आर द बेस्ट, क्योंकि हमारा तो AIR 1 आईपी मैट 2025 है। वी कैन हेल्प यू क्रैक दिस एग्जाम एंड गेट इन टू IIM Bangalore, but you have to stay with me till the end. Hey guys, I am Chia, your mentor, and today I am going to solve all your questions and give you all the answers. अब देखिए, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज मैं आपके अटेंशन के लिए लाना चाहती हूँ वो ये है कि जब से मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था आई एम बैंगलोर का, उसके बाद से बहुत सारे एक्सट्रीम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट टू address in a comment, very difficult to understand, very difficult to engage with, जिसकी वजह से हमने सोचा है कि हम आपको एक वेमिनार में सब कुछ आंसर कर देंगे। सो यू हैव टू रजिस्टर फॉर अ वेमिनार ऑन 10th August, where there it is the webinar is all about ask me anything about IIM Bangalore, and none other than Ashutosh sir is going to conduct it. सो आई होप यू आर रेडी फॉर इट। अगर आपको इसके लिए रजिस्टर करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो पहली लिंक दिख रही है उसको कॉपी करना है, क्रोम पे जाके पेस्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आपको अपने डिटेल्स भर देना है। जैसे मैंने दीपशिखा विश्वकर्मा भर दिया है, देन आई फिल सम अपना ईमेल, देन आई फिल माय नंबर वट एवर माई नंबर इज, एंड इस नंबर के बेसिस पे देन आई गेट अ गुड एंड ये जो डिटेल्स भरी है इसके बेसिस पे आई गेट एन ईमेल कंफर्मेशन एंड अ व्हाट्सएप कंफर्मेशन। आफ्टर दैट आई गेट द वेबिनार लिंक एंड आई बी एबल टू ज्वाइन दिस वेबिनार। इसके लिए रजिस्टर करने की डेट इज ओनली टिल 9th August। तो जल्दी से जाओ, अभी रजिस्टर करो, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा ये चांस। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी, कि हमको अपने पूरे टाइम को 4 फेजेस में बांटना पड़ेगा। एंड ये 4 फेजेस जो हैं ये 4 मंथ्स के हिसाब से ही बटे हुए हैं, कि फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में, फोर्थ मंथ में, एकदम क्लियर है। ठीक है? तो सबसे पहले जो आपको फर्स्ट मंथ में करना है, इट इज नन अदर देन कि आपको अपने बेसिक्स को रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग कर लेना है। देखो, अगर आपके 60% इन मैथ आ रहे हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप एक अच्छे मैथ बैकग्राउंड के हो, आपसे बेसिक मैथ्स बनती है एंड आप बहुत अच्छे से इनको सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और थोड़ी बहुत एक्यूरेसी की प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप मैथ्स में अच्छे भी हैं तो भी आपको एक एज चाहिए, बिकॉज देर आर ओनली
80 सीट्स एट IIM बैंगलोर। तो 80 सीट्स के लिए आपको लड़ना है, झगड़ना है, कंपटीशन में उतरना है। तो ये जो कंपटीशन है, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। तो हम समझ लेते हैं कि मैथमेटिक्स में आपको करना क्या क्या है। देखिए, नंबर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, फंक्शन, स्टेटिस्टिक्स, ये पांचों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे सिलेबस के पॉइंट्स थे, वो हमने एक शीट में बना के रखे थे ऑलरेडी आईपी मैट के लिए, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। अगेन, डिस्क्रिप्शन में जाके जो आपको सेकंड लिंक मिलेगी, वो उस शीट की लिंक है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। उसमें पूरे मैथ्स के सारी चीजें लिखी हुई है, और ये भी लिखा हुआ है आपको कितने घंटे में उसके बेसिक्स आप एक्चुअली क्लियर कर सकते हो। आपको सिर्फ रिविजन करना है इन सब चीजों का, प्लस आपको जो 11th-12th की मैथमेटिक्स है, मतलब जो आपकी एनसीईआरटी है, उसको पूरी तरीके से रिवाइज कर लेना है। उसके सारे फॉर्मूलेस एक जगह पे लिख लेने हैं, ताकि आप बाद में भी उसको बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकें। जो सेकंड स्टेज है आपकी प्रेपरेशन का, वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज के लिए आपको बहुत ज्यादा वोकैबुलरी एनहांसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कितनी डिफिकल्ट लेवल की वोकैबुलरी एक्सपेक्टेड है। तो आप जितना कर सकते हो, आप उतना करने की कोशिश करोगे। वोकैबुलरी इनहैंसमेंट मेरे हिसाब से इस तरीके से नहीं हो सकता है कि आप लंबी लंबी लिस्ट ऑफ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पढ़ो या इडियम्स बैठ के रटो। नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप रीड करो, अननोन वर्ड्स जब भी आपको कहीं भी मिलते हैं, तो उस अननोन वर्ड को निकालो और उससे 5 सिनोनिम्स एंड 5 एंटोनिम्स निकाल लो। इस चक्कर में आपने एक वर्ड का मीनिंग ना देख के आपने 11 नए वर्ड सीखे। तो ये जो 11 नए वर्ड्स हैं, ये आपकी वोकैबुलरी में ऐड हो जाते हैं। चलो, मैं मानती हूँ कि 11 में से तुम्हें 5 याद रह गए, लेकिन एक की जगह 5 याद रखना इज ऑलवेज बेटर। द नेक्स्ट थिंग इज कि सेंटेंस करेक्शन की प्रैक्टिस करना चालू कर लो। सेंटेंस करेक्शन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हाँ, मुझे लगता है कि अगर आपने कोई एग्जाम नहीं दिया आज तक, अगर आपने आईपी मैट एग्जाम नहीं दिया या कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं दिया जहां पे वीए आता है, आपने कैट एग्जाम कभी देखा नहीं है, आपने कभी इवन पेपर नहीं देखे हैं जो पुराने साल के थे, तो फिर आपके लिए आपको ऐसा लगेगा सेंटेंस करेक्शन इज वेरी इजी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेंटेंस करेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे मोस्ट एग्जाम्स में सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग आती है, क्योंकि उसमें आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो। थर्ड इज पैराजम्बल्स। अब पैराजम्बल्स तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। इट्स नॉट अबाउट डिफिकल्टी एनीमोर, इट्स अबाउट कंफ्यूजन, कि कितना कोई सब्जेक्ट आपको, कितना कोई कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूज कर पा रहा है। एंड पैराजम्बल्स इज द बेस्ट एट कंफ्यूजिंग। ठीक है, जितना मम्मी कंफ्यूजिंग कर पाती है ना, कि देखो वहां पे वो रखा है, उसको लेके आ जाओ, ये वाला जो सेंटेंस होता है ना, जितना ये कंफ्यूज नहीं कर पाता ना, उससे ज्यादा पैराजम्बल्स कंफ्यूज कर देते हैं। नेक्स्ट इज एरर स्पॉटिंग। अगेन, as difficult sentence correction and as overpowering sentence correction is, उतना ही इसका जुड़वा भाई है, दैट इज एरर स्पॉटिंग। दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है। एक में आपको करेक्शन करना होता है, एक में आपको एरर स्पॉट करना होता है। एंड दोनों में ही सबसे ज्यादा गलती होती है, क्योंकि दोनों में ही आप सबसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हो। एक्चुअली पूरे के पूरे इंग्लिश सेक्शन में ही आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हो। द लास्ट इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। देखिए, अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, तो देयर इज अ हाई चांस कि आप एक बार में कम से कम 5 मार्क्स टोटली गवा दोगे। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पैसेज आया, उसके बलबूते सिर्फ एक क्वेश्चन दिया गया है। नो, एक पैसेज के बलबूते आपको 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं। अब वो 5 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे गलत हो जाएंगे अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है या आपकी बेसिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं है। तो इसीलिए डोंट गिव अप ऑन प्रैक्टिसिंग। तो प्रैक्टिसिंग आपको करनी पड़ेगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे। डोंट वरी, आई एम हियर, आई एम गोइंग टू ब्रिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिक्स बहुत जल्दी। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको बहुत जल्दी करना है, तो लिंक्ड वीडियो देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं अब एनालिटिकल प्रोफिशिएंसी, मतलब लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात कर रहे हैं अब हम। ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, सीरीज एंड पैटर्न, इनपुट आउटपुट, डीआई चार्ट, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, there are going to be aspirants who are good at maths, there are going to be aspirants who are good at English, but there are no aspirants that are either good or bad in logical reasoning. Therefore logical reasoning is always an edge, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग कैसे अच्छा होता है और कैसे बुरा होता है वो मैं आपको बताती हूँ।
आप जिस क्वालिटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो उसके हिसाब से ये जांचा जाता है कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है कि नहीं है। मोस्टली मोस्टली लोग क्या करते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में बहुत इजी और फालतू के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, विच इज बकवास। आपको हाई क्वालिटी क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसके लिए आई वुड टेल यू हैश आईपी मैट मॉक्स इज द क्लोजेस्ट, इज द बेस्ट। ठीक है, इन्हीं मॉक्स को देने के बाद निखिलेश जैसे बच्चे का AIR 1 एंड अक्षर जैसे बच्चे का AIR 7 आया है। तो यस, यू कैन ट्रस्ट ऑन दीज मॉक्स, यू कैन ट्रस्ट दैट दे आर द मोस्ट हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मॉक्स। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल नॉलेज। अब देखिए जनरल नॉलेज के साथ क्या होता है कि आपको पहली बात तो ये नहीं मालूम आपको क्या कवर करना है, देयर इज नो सिलेबस, देयर इज नथिंग। तो अब आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बहुत क्लैरिटी से समझा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले है कि आपको कवरेज की अनसर्टेनिटी को समझना पड़ेगा। यू हैव टू एक्नॉलेज कि हाँ मुझे नहीं मालूम है क्या है कैसा है, मैंने आज तक कभी जीके नहीं पढ़ा, क्योंकि फर्स्ट से 10th क्लास तक स्कूल्स में भी ये चीज को बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाता है बच्चों को कि आप जीके पढ़ो, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए, बिकॉज जीके इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लेकिन नहीं किया जाता है तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते, हम एजुकेशन पॉलिसी को बदल नहीं सकते, सिर्फ मोदी जी कैन। नेक्स्ट इज स्टार्ट करंट अफेयर्स कवरेज। अब देखो करंट अफेयर्स की कवरेज जो होती है वो हमको जैन 2025 से करनी पड़ेगी। ठीक है, जनवरी 2025 से करनी पड़ेगी टू दिसंबर 2025, क्योंकि एक साल का करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। अब ये कवरेज कैसे करनी है, देखिए आपको हम हर महीने हम कोशिश करेंगे आपको हर महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मिल जाए। अब इन लिस्ट को आप जाके पढ़ सकते हैं, उसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप ये जीके का भी वीडियो देख लीजिए, हमने यहाँ पे जीके स्ट्रैटेजी को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 का कवरेज करेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जनवरी से स्टार्ट करें, नो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जुलाई। आप जुलाई का पहले पढ़ो, फिर जून का पढ़ो, फिर उसके पहले, फिर उसके पहले, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं देन जनवरी इटसेल्फ, क्योंकि ये क्लोजर है, करेक्ट। तो हम ज्यादा सेफर प्ले कर रहे हैं, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फेब्रवरी एंड देन जनवरी। ऐसा मत करना कि पहले हम जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं और मार्च में आके अटक गए और फिर उसके बाद अप्रैल में जून जुलाई का हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं, अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, आपको इनको ज्यादा, इन पे ज्यादा ध्यान देना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पे थोड़ा कम भी ध्यान दोगे तो भी चलेगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो इसीलिए हम वैसे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपको देंगे, लेकिन आप पढ़ाई कैसे शुरू करोगे, आप जुलाई से शुरू करोगे। नेक्स्ट इज जीके रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करिए। जीके रिसोर्सेज के बारे में अगेन जीके स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। सेकंड इज मेजर इवेंट्स पे फोकस करिए। देखिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन से मेजर इवेंट्स हुए हैं, उनको पढ़ना चालू करिए, एंड उनको पढ़ोगे आप तो आपको बहुत सारी चीजें आसपास की समझ में आएंगी। द नेक्स्ट इज कवर की टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको देंगे वो आपको कवर करना है। आप बेसिक्स को रिवाइज भी करते चलिए। आपने जुलाई का पढ़ लिया, आपने जुलाई के करंट अफेयर्स पढ़ लिया, आपने जून स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं कि आपने जून स्टार्ट किया तो आप जुलाई भूल गए, आप जुलाई को भी एक बार रीड करो एवरीडे, कि अपन ने 2 टॉपिक्स या 3 टॉपिक्स जुलाई के रीड किए एंड फिर उसके बाद जून का नया टॉपिक पढ़ने बैठे, फिर जुलाई के 2-3 टॉपिक बाद के रीड किए एंड फिर जून का बैठे पढ़ने। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना रिविजन के कुछ हो जाए, रिविजन पूरा करना पड़ेगा एंड बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, एंड द लास्ट इज फेमिलियराइज करिए अपने आप को, अपने अपने आप को समझिए कि आपको कितनी चीजें कैसे याद रह रही हैं, नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, नहीं बनाने पड़ रहे हैं, सिर्फ रीड करने से याद रह जा रहा है, ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी एंड बहुत जल्दी अपने आप को उसमें बिठाना पड़ेगा, क्योंकि 4 मंथ सिर्फ बचे हैं। अगर एक साल होता, 9 महीने होते, 10 महीने होते, 8 महीने होते, 6 महीने भी होते, तो भी मैं आपको बोलती कि आई कैन हेल्प यू विथ इट, लेकिन अभी आपको ये खुद से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि आपको समझना पड़ेगा कि आप कैसे जीके याद रखोगे। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू कि एग्जाम की रेडीनेस अब आपको अचीव करनी है। नाउ दिस इज द सेकेंड मंथ।
ठीक है। अब आप सेकंड मंथ में आ गए हैं एंड अब आपको अपनी एग्जाम की रेडीनेस को बनाना पड़ेगा। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को तो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। देखिए ये सेकंड मंथ जो है इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अभी से फुल लेंथ मॉक्स लेना चालू कर दो, मत करो। डर लग रहा है मत करो, लेकिन जिनको डर नहीं लग रहा है वो लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डर लग रहा है मत करो। सेक्शनल तो ले सकते हो। सेक्शनल से स्टार्ट करते हैं अपन। तो सेक्शनल इंग्लिश में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ स्टार्ट करो। थोड़ा बहुत वीए के भी क्वेश्चंस कर लो, 5-6 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। ठीक है। सेकंड, क्वांटिटेटिव का सेक्शनल दो, लॉजिकल का सेक्शनल दो, सारे लॉजिकल के सेक्शनल्स में ज्यादा टाइम दो, जनरल नॉलेज के सेक्शनल्स दो। अब जनरल नॉलेज आपने जो 1 महीना आप पढ़ रहे हो उसमें आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जुलाई एंड जून के टॉपिक्स आप कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है। और उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अब जैसे क्वांट, लॉजिकल और इंग्लिश की बात हो रही है प्रैक्टिस की, तो आपको कितने घंटे बैठ के प्रैक्टिस करना है? सारे सब्जेक्ट्स को 1-1 घंटा दो एंड 30-35 क्वेश्चंस कम से कम करने की इसमें कोशिश करो। इंग्लिश में मुझे लगता है 40-45 क्वेश्चंस कर सकते हो, क्वांट में 30-35, लॉजिकल में 30-35 इन 60 मिनट्स, दैट्स इट। इतना करो। इतना करोगे सेकेंड मंथ में काफी होगा। थर्ड मंथ मंथ में आपको क्या करना है? अब आपको स्टार्ट करना है अपना एक्चुअल प्रैक्टिस, दैट इज मॉक्स। मॉक्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके पहले रिवीजन स्टार्ट करना है। सबसे पहले रिवाइज करो जो जो पढ़ा था, नए क्वेश्चंस आएंगे, मॉक्स कर पाओगे। कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिविजिट करो, एक बार जो बेसिक्स पढ़े थे उनको रिविजिट करो एंड कंसिस्टेंटली जीके पढ़ते रहो, कंसिस्टेंटली लर्न करते रहो एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी है। एंड इसके बाद मॉक्स पे आओ, सबसे पहला मॉक दो, उसके बाद एनालाइज करो। एनालाइज करो तो ये समझो कि मेरी एक्यूरेसी क्यों नहीं आ रही, अटेम्प्ट कितने हो रहे हैं, अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, एवरीथिंग यू हैव टू एनालाइज। सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जैसे ही आपके मन में ये इस बात समझ में आने लगेगी आपको कि क्यों नहीं हो रहा, कैसे होगा, क्या होगा, तो आपकी एक्यूरेसी खुद ब खुद बढ़ जाएगी एंड देन टाइम मैनेजमेंट भी बढ़ जाएगा, तो अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी का रेशियो भी अच्छा हो जाएगा। तो एक्यूरेसी के बाद आपको टाइम मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करना है, पहले हमको एक्यूरेसी पे फोकस करना है, इसलिए हम सेकंड मंथ में सिर्फ सेक्शनल्स दे रहे थे। ठीक है। एंड लास्ट इज कि आपकी परफॉर्मेंस एकदम से इंप्रूव हो जाएंगी एंड यू विल थैंक मी। और जब भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है इस वीडियो में आके कमेंट जरूर कर देना और थोड़ा सा प्यार भी बरसा देना मेरे ऊपर। ठीक है। तो आपने थर्ड मंथ में जो मॉक्स देना चालू किया उसके बेसिस पे अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर लीजिए और फिर उसके बाद अपने वीक एरियाज, वीक टॉपिक्स को समझ लीजिए कि किसमें आप बार बार गलती कर रहे हो। मोस्टली इंसान का दिमाग ऐसा ही होता है कि वो बार बार एक ही चीज में गलती करते हैं एंड वही आप भी करोगे। तो वो आपने किया, उसके बेसिस पे आप अपने वीक एरियाज पे वर्क करो। या फिर तो वर्क कर सकते हो कि बहुत अच्छा कर लिया मैंने, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली, बेसिक्स बार 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 पढ़ लिए, या फिर तो उसको एक टॉक्सिक एक्स की तरह उसको छोड़ दो और मूव ऑन कर जाओ और अपने जो स्ट्रॉन्गर एरियाज हैं उस पे इतना अच्छे से स्ट्रांग हो जाओ कि उस पे अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता। द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट आप जितना भी प्रेपरेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इन सब चीजों को समझिए और जानिए। आप देखिए कि आप एवरीडे कितने टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, कोशिश करिए कि टू डू लिस्ट के बेसिस पे आप पढ़ाई कर सकें इंस्टेड ऑफ स्टडिंग ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, कि 4 घंटे पढ़ा था आज, कल 5 घंटे पढ़ा था, परसों 2 घंटे पढ़ा था, राखी थी तो मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था। ये चीज मत करो। राखी पे पूरी छुट्टी ले लो, लेकिन उसके दूसरे दिन कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा टास्क कंप्लीट हो जाए एंड दैट्स इट। अगर इतना कर ले रहे हो तो परफेक्ट हो यार तुम, फिर क्यों सोच रहे हो? मिलेगी ना बेस्ट जॉब। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।